शौर्य की विरासत यहीं बसती है, पराक्रम की पीढ़ी यहीं उपजती है। ये महाराणा से प्रेरणा लेते हैं, भारत के हर वासी को प्रेरणा देते हैं। ये सर्वशक्तिमान हैं, ये परम योद्धा हैं, ये परम वीर हैं। जाबाज काम करने वाले जो लोग हैं उनको हमेशा शक्तिशाली रहना पड़ता है, और वही हमारा मोटो बना है, सर्वदा शक्तिशाली। पाकिस्तान 1965 में पैटर्न टैंकों के ऊपर बड़ा नाज करता था कि हमें कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन इसी रेजिमेंट का CPM अब्दुल हमीद, जिसने अपनी RCL गन से 8 पैटर्न टैंकों को तहस नहस कर दिया। दुश्मन को आभास भी नहीं था कि एक इन्फेंट्री रेजिमेंट उनको इतनी बड़ी मात दे सकती है। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है और शौर्यता के साथ में आगे बढ़ते रहना। दुश्मन ने बार बार लगातार काउंटर अटैक किए, लेकिन मेजर होशियार सिंह और उनकी कंपनी डटे रहे और उन्होंने दुश्मन के सारे काउंटर अटैक नकारा कर दिए। उसने आकर के फर्स्ट में यहाँ पर गोली मारी, फिर पैर में यहाँ पर नीचे 3 जगह पे गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है यहाँ से, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। मैंने अपने ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके, जो वेपन उठा करके पाकिस्तान का जवान जा रहा था उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और हमारे ऊपर आकर के गिरा। अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि अगर मेरे को कभी मौका मिले तो मैं इस रेजिमेंट के लिए, देश के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। 3 परमवीर चक्र आज की तारीख में किसी भी रेजिमेंट को नहीं। हमारी एक मात्र रेजिमेंट है जो कि एक हथियार के नाम पर जानी जाती है। हम एमिनिशन से खेलने वाले लोग हैं। हमारा जो ऑफिशियल टाइटल है वो द ग्रेनेडियर्स है। ग्रेनेडियर्स की जिंदगी, बहादुरों की जिंदगी, डर नहीं है मौत का, है जान जाने की खुशी। ग्रेनेडियर्स की जिंदगी, बहादुरों की जिंदगी, डर नहीं है मौत का, है जान जाने की खुशी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम एक ऐसे परमवीर रेजिमेंट में आज पहुंचे हैं जहां पग पग पर पराक्रम है। ये इकलौती रेजिमेंट है जिसका नाम एक हथियार पर पड़ा है, लेकिन ये इकलौती अनूठी बात नहीं है इस रेजिमेंट की। इतिहास जितना ही समृद्ध इनका वर्तमान है, और वर्तमान से ज्यादा उम्मीद भविष्य से जगाते ये हैं भारतीय सेना के द ग्रेनेडियर्स। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इसके अलावा ऑप मेघदूत सियाचिन की ऊंचाइयों पर हमने लड़ाई की, ऑप पवन श्रीलंका जाके लड़ाई की, ऑप रक्षक, तो हमारी बहादुरी की मिसाल लगातार चलती आ रही है, चल रही है और चलती रहेगी। युद्ध के मैदान में दुश्मन जब आपसे डरे और अपने रेडियो सेट के ऊपर आपका नाम ले या आपकी पलटन का नाम ले और कहे कि इस इलाके से नहीं निकलना क्योंकि यहाँ पे ग्रेनेडियर की पलटन है, ये भारतीय सेना की इकलौती रेजिमेंट है जिसका नाम किसी क्षेत्र या जाति पर नहीं बल्कि एक शस्त्र पर रखा गया। ग्रेनेड से निकला ग्रेनेडियर्स का नाम। इन्फेंट्री के अटैक से पहले यह जरूरी था कि कुछ बहादुर लोग दुश्मन के नजदीक से नजदीक पहुंचकर उनके मोर्चों पर बमबारी करें जो कि हाथ से फेंके जाते थे, और ये काम करने के लिए जाहिर है सबसे लंबे तगड़े बहादुर लोगों का चुनाव होता था, और वो दुश्मन की गोलियों के नीचे नज़दीक से नज़दीक पहुंच करके उनके ऊपर हथगोले फेंका करते थे, जिससे कि हमारा रेजिमेंट का नाम पड़ा द ग्रेनेडियर्स, जो कि ग्रेनेड फेंकते थे। एक गर्व है कि हम किसी जाति धर्म के नाम पर ना होकर के एक हथियार के नाम पर ग्रेनेडियर्स हमारा नाम रखा गया। चौड़े, लंबे और तगड़े जवान हुआ करते थे, तो इसलिए
हमें एक अलग से पहचान मिली इसकी वजह से। भारतीय सेना में सबसे अधिक परमवीर चक्र सम्मान गुरखाओं के साथ इसी रेजिमेंट ने प्राप्त किए। 1965 के युद्ध में पराक्रम के लिए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, 1971 की उपलब्धि के लिए मेजर होशियार सिंह और 1999 के मिशन इम्पॉसिबल के लिए योगेंद्र यादव। CQMH अब्दुल हमीद, मेजर होशियार सिंह 7th-8 क्लास के अंदर पढ़ते थे। उसको पढ़ते पढ़ते जो है मन के अंदर यही होता था कि मैं भी इसी रेजिमेंट में जाऊं, मैं भी कुछ करूं। और ये सौभाग्य बहुत जल्दी भगवान ने मुझे दिया और मैं ऐसे रेजिमेंट के अंदर पहुंचा जिसकी एक कल्पना करता था। साथ ही ये एक ऐसी रेजिमेंट भी है जिसमें रजवाड़ों की सेनाओं का समावेश किया गया था, यानी भारत की सदियों पुरानी सैन्य परंपरा के ये इकलौते संवाहक हैं। ग्रेनेडियर्स की कॉम्पोजिशन को अगर आप देखें, इसमें स्टेट फोर्सेस तक शामिल हैं जो कि गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है, राजस्थान के इतिहास का हिस्सा है, कच्छ के इतिहास का हिस्सा है। द ग्रेनेडियर्स के पास शौर्य के सम्मान तो है ही, खेल के मैदान का सर्वोच्च सम्मान भी है। सेना में खेल को बहुत तवज्जो दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये जो युद्ध के मैदान में जो काबिलियत चाहिए, वो खेल के मैदान में उसको काबिलियत को तराशा जा सकता है, उसको तैयार करा जा सकता है। द ग्रेनेडियर्स में मुस्लिम सैनिकों की मौजूदगी के कारण बंटवारे के समय तय किया गया कि वो पाकिस्तान के हिस्से में जाएं। लेकिन इन वीरों को यह निर्णय स्वीकार नहीं था। उनके भारत आने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। 1947 में पार्टीशन के समय एक बहुत विचित्र घटना घटी। उस समय हमारी 3 ग्रेनेडियर्स पाकिस्तान में डिप्लॉयड थी और उसमें मुस्लिम ट्रुप्स थे। जब उन ट्रुप से पूछा गया कि पाकिस्तान में कौन रहना चाहता है, किसी एक ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। उस समय मेजर स्टैन मैनेजेस, जो कि बाद में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, पूरी बटालियन को ट्रेन द्वारा कबीलाइयों से लड़ते हुए वो इंडिया ले आए, जिसके लिए बाद में उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। रणभूमि में जब योद्धा निकला करते थे दुश्मनों से लोहा लेने के लिए, तो जो सबसे दाहिनी पंक्ति में चलते थे उन्हें सबसे शक्तिशाली, सबसे मजबूत होना होता था। वहीं से ग्रेनेडियर्स का चलन शुरू हुआ कि जो सबसे लंबे चौड़े तगड़े, जो किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं, वो राइट ऑफ द लाइन चला करते थे। आज भी शक्ति की वही परंपरा यहाँ पर मौजूद है। पैदल सैनिक जब युद्ध लड़ने के लिए पंक्तियों में आगे बढ़ते थे तो दाहिनी ओर को मजबूत रखना आवश्यक होता था और वहां पर सबसे ताकतवर सैनिक रहते थे। पारंपरिक तौर पर यह भूमिका ग्रेनेडियर्स की थी। आज ऐसी कोई जरूरत तो नहीं होती, लेकिन आज भी ग्रेनेडियर्स में भर्ती के लिए सैनिकों की कद काठी के मानक बहुत ऊंचे हैं। हम लंबे तकड़े और 6 फीट से ज़्यादा जवान होते थे, जो कि ग्रेनेड को आसानी से 30 फीट तक थ्रो कर सकते हैं। मेरी हाइट है अभी 6 फीट 4 इंच के करीब हाइट है मेरी, और मेरा बेटा भी सेम मेरी हाइट का ही है। वो भी ग्रेनेडियर्स ही पसंद कर रहा है कि मैं भी आपकी तरह ग्रेनेडियर्स में ही ज्वाइन करूं। 1, 2, 3। ग्रेनेड फेंकना एक कला है। इसके लिए शारीरिक शक्ति और अभ्यास दोनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रेनेड को उचित दूरी तक पहुंचाना होता है। ये दूरी इतनी होनी चाहिए कि खुद को नुकसान की आशंका भी न हो। ग्रेनेड को ऊंचाई की ओर उछालते हुए दुश्मन की ओर फेंका जाता है। शरीर का एंगल भी सही होना चाहिए। शरीर पर नियंत्रण भी पूरा होना चाहिए। इसके लिए ट्रेनिंग और अभ्यास बहुत आवश्यक है। जब एक नया रिक्रूट आता है तो उसको सिखाया जाता है कि किस तरीके से उसको ग्रेनेड लॉबिंग करना चाहिए, ताकि आगे जाके जब वो एक यंग सोल्जर बने तो उसे अगर कहीं वो ऐसे जगह तैनात होता है तो वो ग्रेनेड अच्छी तरीके से फेंक सके। इसके लिए उसे एक हवलदार इंस्ट्रक्टर उसे शुरू से बताता है। और यहाँ आप एक नमूना भी देख सकते हैं कि वो किस तरीके से ग्रेनेड लॉबिंग की कार्रवाई करता है। ग्रेनेड का इस्तेमाल करने के लिए पहले उस पर लगा हुआ पिन निकाला जाता है, लेकिन उस पर लगा ट्रिगर तब तक दबा कर रखा जाता है जब तक उसे लॉब न कर दिया जाए।
स्विच पर से दबाव हटने के कुछ सेकंड बाद ग्रेनेड फट जाता है। आप ये देख रहे हैं, ये पिन है। ये पिन निकालने के बाद पिन को निकाला, और पिन को निकालने के बाद जब ग्रेनेड को फेंकेंगे उसको एक हाइट दिया जाएगा, और हाइट देने के बाद जब ये जमीन पे गिरेगा तो ये फट जाएगा। ट्रेनिंग का पर्पस होता है टाइमिंग को सटीक करना, ताकि हवा में नहीं बल्कि टारगेट पर पहुंचने के बाद ही ग्रेनेड फटे। निशाने को सटीक करना ताकि सीधे टारगेट पर निशाना लगे, और तकनीक को सटीक करना ताकि दुश्मन को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जा सके। ग्रेनेड की हम बात करते हैं, ग्रेनेड में 2 टाइप के फ्यूज होते हैं। एक होता है 4 सेकंड डिले और एक होता है 7 सेकंड डिले। 4 सेकंड जब हम फायर करते हैं तो हम अपने पीछे से हाथ से दुश्मन पे फेंकते हैं ताकि वो 25 से 35 मीटर दूरी पे जाके फटे, और 4 सेकंड डिले के अंदर वो दुश्मन हम पे उठा करके वापस ना कर सके। साथ ही साथ जब हम राइफल से फायर करते हैं तो वो 150 मीटर दूरी पे फायर करते हैं, और उसमें 7 सेकंड का डिले होता है ताकि वो 7 सेकंड में वो 150 मीटर की दूरी तय कर सके, साथ ही साथ दुश्मन के इलाके में जाके फटे। आपने कई बार देखा होगा कि एक बैरल के नीचे एक मोटी सी बैरल होती है, वो ग्रेनेड लॉन्चर्स होते हैं। वो 400 मीटर की दूरी तक आपके ग्रेनेड फेंक सकते हैं। सो आज तो आधुनिक हथियार आ गए, लेकिन आज के ज़माने में भी ग्रेनेड का इस्तेमाल होता है, और क्योंकि खुले मैदान की लड़ाई नहीं होती तो आज अलग तकनीक इस्तेमाल वापस ना फेंक सके। बताया जाता है कि 1580 के दशक में यूरोपीय देशों की सेनाओं में ग्रेनेड के इस्तेमाल की शुरुआत हुई, लेकिन 1640 में पहली बार जो प्रशियन आर्मी थी उसने कुछ इस तरह का ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। देखने में आजकल आप कहें तो बिल्कुल एक आम तौर पर एक दिवाली के बम की तरह दिखता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेनेड किस तरीके से बदला, और कैसे 1880 के दशक में जब जो एक्सप्लोसिव्स हैं उनकी जो ताकत थी वो बढ़ने लगी, उसके बाद ग्रेनेड अलग अलग सेनाओं में इस्तेमाल होने लगा। और देखिए यहाँ पर आते आते जब ब्रिटेन में 1945 का जिक्र होता है तो आपको वो पिन भी दिखता है, और जो प्रेस किया जाता है ग्रेनेड में वो चीज़ें भी दिखती हैं। हालांकि ये सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, इसमें आपको जो आज का वर्तमान का ग्रेनेड है उसकी तस्वीर बहुत अलग दिखती है। द ग्रेनेडियर्स के नाम का इतिहास भी बहुत रोचक है। सरल भाषा में समझें तो ग्रेनेड फेंकने वाले सैनिक ग्रेनेडियर्स कहलाते थे। ग्रेनेडियर्स का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी ग्रेनेड से लपकते शोलों से प्रेरित है। ग्रेनेडियर्स का जो लोगो है वो एक फ्लेम्ड ग्रेनेड को दर्शाता है। ये लोगो बहुत सारे डिजाइनों के बाद आज के जो प्रेजेंट लोगो है, डिजाइन है, उसके ऊपर आके टिका है। इसके अंदर 17 फ्लेम्स दिखाई गई हैं, और ये इस बात को दर्शाता है कि हम एमिनिशन से खेलने वाले लोग हैं। हालांकि भारतीय सेना के ग्रेनेडियर्स की भूमिका केवल ग्रेनेड इस्तेमाल की कभी नहीं रही। वैसे तो भारत का कोई वीर नहीं जो युद्ध भूमि में पराक्रम न दिखाता हो, लेकिन हर रेजिमेंट की अपनी एक अलग खासियत होती है, और उस खासियत को समझने के लिए उनकी लड़ाइयों की कहानी सुनना जरूरी है। 1965 के युद्ध में जब भारतीय सेना ने कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ के जवाब में लाहौर की ओर कूच किया, तो पाकिस्तान ने पंजाब पर टैंकों से आक्रमण का फैसला किया। उस समय पाकिस्तानी आर्मर की ताकत हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा थी। पाकिस्तान के पास अमेरिका के दिए पैटर्न टैंक थे। ये सबसे अभेद और अचूक माने जाते थे। ये एक ऐसी असंभव परिस्थिति की कहानी है जिसे कोई भी अगर सुने या किताबों में पढ़े तो लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, कि कैसे एक मामूली सी जीप हो, उसके ऊपर रिकॉइललेस गन फिट हो, जो कि ये वही असली ओरिजिनल जो अब्दुल हमीद ने इस्तेमाल किया था, ये वही वाला RCL है। और उसके दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे मेरी बाईं तरफ, तो वो पैटर्न टैंक है जो पाकिस्तान प्रयोग कर रहा था। नंगी आंखों से देखकर ही इसे समझ पाना बहुत आसान हो जाता है कि कैसा मुकाबला रहा होगा, लेकिन एक दो नहीं, वीर अब्दुल हमीद ने 8 पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की कब्रगाह वहां बना दी थी। 300 की संख्या में 8 सितंबर को पाकिस्तानी पंजाब के खेमकरन पहुंचे। यहां 4th ग्रेनेडियर्स की तैनाती थी। मुश्किल ये थी कि पाकिस्तानी टैंकों के सामने लड़ने के लिए भारत के पास मामूली जीप थी, जिस पर फिट होती थी एक रिकॉइललेस बंदूक।
ये बारूदी ताकत के पैमाने पर टैंक के सामने कहीं नहीं टिकती। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ऐसी ही एक जीप पर सवार थे। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार यानी कि ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो एक क्वार्टर मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी निभा रहे थे जिनका काम एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर था, लेकिन वो आरसीएल डेट के एक बहुत ही क्वालिफाइड नुमाइंदे थे। तो जब उनकी पलटन आगे बढ़ी और जब टैंक्स आए 8 सितंबर 1965 को, तो कंपनी क्वार्टर मास्टर का काम उन्होंने दूसरों को सौंपा और रिकॉइललेस गन लेके खुद आगे उस डेट कमांडर के तौर पे आगे बढ़े। गन्ने की फसल की आड़ लेते हुए वीर अब्दुल हमीद ने अपनी बंदूक का मुंह दुश्मन की टैंक की ओर मोड़ दिया, लेकिन टैंकों के सामने बंदूकों की सीमित शक्ति को देखते हुए दुश्मन के कम से कम 30 कदम की दूरी पर आने की प्रतीक्षा करना था। जैसे ही पहला टैंक करीब आया, अब्दुल हमीद ने अपने लोडर को गोला लोड करके फायर करने को कहा। टैंक में जोर का धमाका हुआ और वो आग के गोले में तब्दील हो गया। आग देखकर पीछे के 2 टैंकों में सवार पाकिस्तानी सैनिक कूदकर भागने लगे, लेकिन 1.5 घंटे के भीतर दोबारा आरटी शेलिंग शुरू हो गई। अब्दुल हमीद ने देखा कि एक बार फिर 3 पैटर्न टैंक आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने फिर वही रणनीति अपनाई। नजदीक आते ही ऐसा निशाना लगाया कि दूसरा टैंक भी जल उठा और उसके पीछे के 2 टैंकों को छोड़कर पाकिस्तानी भाग गए। उनकी कार्रवाई इतनी तेज थी, अपनी पोजीशन चेंज करते हुए उन्होंने इस बहादुरी और इस वीरता के साथ इसको अंजाम दिया कि दुश्मन भी भौचक्का था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उस रोज भारतीय सैनिक बहुत उत्साहित थे, लेकिन उन्हें एहसास था कि ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। वैसे भी बटालियन का मुकाबला समूचे पाकिस्तानी ब्रिगेड से था। अब्दुल हमीद और उनके साथी अपनी रणनीति पर कायम रहे। अगली सुबह इसी तरीके से उन्होंने फिर 2 और टैंकों को ध्वस्त कर दिया। शाम होते होते उनके साथियों ने 2 और टैंकों को नष्ट किया। अकेले दम पर 5 पाकिस्तानी टैंक तबाह करने के लिए अब्दुल हमीद का नाम परमवीर चक्र के लिए प्रस्तावित कर दिया गया। हालांकि उनकी वीरता का एक अध्याय अभी बाकी था। रिकॉइललेस गन के बारे में एक बात मैं आपके बता दूं कि उसमें बैक ब्लास्ट बहुत होता है। इसका मतलब यह है कि कोई टैंक उसको देख सकता है बिकॉज ऑफ द बैक ब्लास्ट। आग उसमें से जो निकलती है उसकी वजह से बहुत दूर से देखा जा सकता है, स्पॉट किया जा सकता है। वो अपने जीप की पोजीशन बदलते रहे और लगातार टैंकों पे फायर करते रहे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 8 और 9 सितंबर तक उन्होंने 5 टैंकों को बर्बाद किया था और उसी शाम उनका जो साइटेशन है परमवीर चक्र के लिए वो चला गया था 5 टैंकों को बर्बाद करने के लिए। इस रेजिमेंट की बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर प्रेरणा की कमी कभी नहीं रहती। चाहे उम्र आपकी छोटी हो, चाहे उपकरण आपके पर्याप्त न हो, लेकिन यहाँ पर हर एक किस्सा अगर देखा जाए तो यही नजर आता है कि अगर मन में ठान लें तो किसी भी चीज में कामयाब हो सकते हैं। भारत ने 2 दिन तो पाकिस्तान के एडवांस को रोके रखा, लेकिन तीसरी सुबह हुए हमले में पाकिस्तान का पलड़ा भारी नजर आने लगा। 1 घंटे के अंदर ही वो भारत की अग्रिम पंक्ति भेज चुका था। पाकिस्तानी पहले की ही तरह 3 के फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब वो जीप पर बैठे भारतीय सैनिकों के लिए मशीन गन फायर का इस्तेमाल कर रहे थे। अब्दुल हमीद ने बहुत समझदारी से सामने से होती फायरिंग से बचते हुए एक के बाद एक 2 पाकिस्तानी टैंकों को आग के गोले में तब्दील कर दिया, लेकिन दुश्मन की नजर उन पर पड़ चुकी थी। पाकिस्तानी टैंक वीर अब्दुल हमीद की जीप पर निशाना लगाने लगे। अब्दुल हमीद को इसका आभास हो गया था। उनके पास 2 ही विकल्प थे, या तो पीछे हटकर किसी ओट में आक्रमण धीमा होने का इंतजार करें या फिर जान की परवाह किए बगैर बेखौफ आगे बढ़ें। पीछे हटने का मतलब था दुश्मन को आगे आने का मौका देना, आगे बढ़ने का मतलब था तय तौर पर अपनी जान गंवा देना। और अब्दुल हमीद तो सर पर कफन बांध कर आए थे। जब तक वो एक टैंक से बचकर उस पर निशाना लगा रहे थे, एक दूसरा टैंक उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा था। अब्दुल हमीद ने उस टैंक को तब देखा जब दोनों आमने सामने आ चुके थे। दोनों ने एक साथ निशाना साधा और दाग दिया गोला। 7वां टैंक भी तबाह हो गया, लेकिन फटते फटते उसका गोला भी सीधा अब्दुल हमीद की जीप पर आ गिरा।
10 सितंबर को उन्होंने 6ठा 7वां टैंक बर्बाद किया और 8वें टैंक को बर्बाद करते समय टैंक ने भी उनके ऊपर निशाना साधा और उन्होंने भी टैंक के ऊपर, दोनों ने एक दूसरे को बर्बाद कर दिया। अब्दुल हमीद की वीरता ने उनके साथियों को रास्ता दिखाया था। अब्दुल हमीद तो शहीद हो गए, लेकिन उनकी वीरता ने आगे की जीत की पटकथा लिख दी थी। चौथी ग्रेनेडियर्स को बैटल ऑनर ऑफ असल उत्तर और थिएटर ऑनर पंजाब से नवाजा गया। वीर अब्दुल हमीद को उनके अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र दिया गया। जो उनको परमवीर चक्र मिला है वो सिर्फ 5 टैंकों के लिए मिला है, जबकि ऑन ग्राउंड उन्होंने 8 टैंक बर्बाद किए। इट्स अ वेरी वेरी करेजियस फीट। इट्स इम्पॉसिबल टू बी रेप्लिकेटेड इन टाइम्स टू कम। जब हम इस रेजिमेंट के गौरवपूर्ण इतिहास को देखते हैं तो हमें हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हमें आगे और अच्छा करने के लिए ये प्रेरणा भी देता है। गर्व होता है जब ग्रेनेडियर का नाम आता है कि मैं इस रेजिमेंट के लिए चुना गया हूँ। उनकी कहानियाँ सुन के ऐसा लगता है जैसे हम जंग के मैदान में जा पहुँच चुके हैं। मेरा सपना है कि कुछ न कुछ विशेष करके जाऊँ। जोश तो आता है कि एक दिन मैं भी उनका जैसा एक महान व्यक्ति बनूँ और उनके जैसे परमवीर चक्र प्राप्त करूँ। द ग्रेनेडियर्स की पराक्रमी परंपरा 1971 में लड़े गए युद्ध में भी कायम रही। एक और पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तान आत्मसमर्पण को मजबूर था और पश्चिमी मोर्चे पर उसकी साजिशें जारी थी, ताकि आगे जब समझौते की बात आए तो उसका पलड़ा भारी रहे। 3 ग्रेनेडियर्स के मेजर होशियार सिंह अपने सैनिकों के साथ शकरगढ़ सेक्टर में तैनात थे। भारत पाकिस्तान सीमा पर जरपाल नाम का गांव है। अगर पाकिस्तानी सेना भारत से पहले वहां पर पहुंच जाती तो घुसपैठ कर सकती थी वहां से, और ये बहुत ही संवेदनशील इलाका था। लेकिन वहां पर मेजर होशियार सिंह और उनके बहादुर डटे रहे। मेजर होशियार सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय फौज के आगे सरेंडर कर दिया। आधिकारिक तौर पर 1971 का युद्ध खत्म हो गया, लेकिन जरपाल की लड़ाई अगले दिन 17 दिसंबर को खत्म हुई। संपूर्ण इलाके पर भारत का अधिकार था और पाकिस्तान के 85 सैनिक मारे गए थे। मेजर होशियार सिंह जीवित रहते परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए। वो मई 1988 में बतौर कर्नल रिटायर हुए। मैंने स्वीकार किया है और हम इस मौके को गंवा नहीं सकते। सबसे पहली और बड़ी चुनौती थी टाइगर हिल टॉप पर पहुंचना। चोटी पर बैठे होने के कारण दुश्मन दूर तक देख सकता था और नजर पड़ते ही गोलियां बरसाने लगता था। उस पर टाइगर टॉप की दूरी का अंदाजा ही नहीं मिल पा रहा था। तो जहां पर हम पहुंचे थे वहां से कुछ दूरी के बाद में उनके फॉरवर्ड बंकर शुरू हो रखे थे। तो सचिन साहब अपनी टीम को लेकर के आगे के इलाके को जब सर्च करने के लिए गए तो जब उनके नज़दीक पहुंचे उन्होंने उनके ऊपर फायर खोल दिया। उन्होंने देखा कि फौज यहाँ तक पहुँच गई है, इंडियन आर्मी यहाँ तक आ गई। उन्होंने दोनों तरफ से इस प्रकार से फायरिंग खोल दिया और जब तक फायर हुआ तब तक हम 7 बंदे ऊपर चढ़ चुके थे, बाकी को फिर चढ़ने ही नहीं दिए। इतना ज़बरदस्त बम्बारमेंट गोलाबारी हमारे ऊपर हुआ। हम जो ऊपर थे ऊपर रह गए, जो नीचे थे नीचे रह गए। किस्मत अच्छी थी कि दुश्मन की संख्या केवल 4 थी। भारतीय जाबाज भारी पड़े, चारों को मौत के घाट उतार दिया। वहां से चोटी की दूरी मुश्किल से 30 मीटर थी। योगेंद्र और उनके साथियों ने एक पाकिस्तानी पोस्ट पर ही कब्जा कर लिया और वहीं से पाकिस्तान से मुकाबला करने लगे। करीब रात के 10 बजे पाकिस्तानियों ने अपने 10 जवानों को ये देखने के लिए नीचे भेजा कि भारत के कितने जवानों ने मोर्चा खोला है। भारतीय टुकड़ी की नजर उन पर पड़ गई। 9 पाकिस्तानियों को तो मौत के घाट उतार दिया, पर एक भागने में कामयाब हो गया। काउंटर अटैक में पाकिस्तान ने 35 सैनिकों के साथ धावा बोल दिया। तभी एक और जवान था जिसके पास स्नाइपर राइफल थी, उसके ऊपर 3 तरफ से फायर आने लगा। हम उसकी हेल्प के लिए चल दिए। जैसे ही वहाँ से मैंने मूवमेंट किया, उसी मूवमेंट को शायद उनको दिखाई दिया होगा, फिर ऊपर से ग्रेनेड फेंका। तो ग्रेनेड का एक स्प्लेंडर आकर के मेरे यहाँ पे घुटने के नीचे लगा। तो जैसे मैं खड़ा था एकदम से नीचे गिरा, मुझे भी आभास हुआ कि शायद घुटने से पैर कट गया।
तो नीचे गिरते ही एकदम से लगा यार देखता हूँ पैर है कि नहीं है। वैसे हाथ मारा तो पैर तो था, लेकिन बहुत गहरा जख्म था। तो मैं खुद बैठ करके फ़र्स्ट एड कर रहा था। अभी फ़र्स्ट एड कर ही रहा था तभी एक और ग्रेनेड आगे गिरा, उसका स्प्लेंडर आया, यहाँ से ये पूरा काट दिया। इसको कटने के बाद पूरा चेहरा सुन्न हो गया। मुझे लगा कि शायद मेरी आंखें चली गई, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बहुत देर के बाद जब आंखें खुली, देखा ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। मैं उनको बोला सर आप मेरे फ़र्स्ट एड कर दीजिए। मैं देखा थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली और फील्ड पट्टी निकाल के उसकी पॉलीथीन फाड़ने के लिए यहाँ तक हाथ पहुँचा। यहाँ पे गोली लगी उनको और इस तरह से खून का फव्वारा इधर से निकलता हुआ एकदम से पीछे की तरफ लेटते चले गए। हाथ पकड़ा लेकिन एक शब्द भी नहीं बोले। तभी मेरी बगल में बैठा हुआ मेरा साथी, मैं उसको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी है। और उसके मुख से भी सिर्फ क्या यही शब्द निकला। उसको ऐसे सीने में ब्रस्ट लगा, वो भी मेरी गोद के अंदर आकर के लेट गया। भी उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे दिए, इस तरह से आकर के हमको घेर लिया। उनका कमांडर था, उसने बोला कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई ज़िंदा तो नहीं है। वो आकर के एक एक को गोलियां मारने लगे। मैं भी इस तरह से पड़ा हुआ था। उसने आकर के फर्स्ट में यहाँ पर गोली मारी, फिर पैर में यहाँ पर, नीचे 3 जगह पे गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है यहाँ से, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई ज़िंदा नहीं है। उसके बाद बहुत गालियाँ दी उन्होंने, बूट की ठोकरें मारी हमारे। फिर हमारा जो जहाँ से हम रात को चले थे लगभग 500 मीटर नीचे होगा, वहाँ पर एक MMG पोस्ट था हमारा डेल्टा कंपनी का। तो टाइगर हिल की बगल में मस्को वैली, जहाँ पर उनका बेस कैंप था, तो उनका एक कैप्टन था वहाँ पर। उसने एकदम से मैसेज पास किया कि नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो। ये आवाज़ जैसी कानों तक पड़ी तो मुझे लगा यार आज तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी। लहू में सराबोर, गोलियों से छलनी, पर हौसले पर आंच नहीं। योगेंद्र के भीतर जैसे अचानक एक विश्वास जाग गया और फिर तो वो कहावत चरितार्थ हो गई कि तकदीर भी वीर का ही साथ देती है। उनका जो कैप्टन था, उस कमांडर था, उसने बोला कि इनके वेपन उठा लो। उनका एक जवान आकर के गोलियां मारने लगा, फिर एक वेपन उठा रहा था। तब तक एक विश्वास पैदा किया अपने अंदर कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ या पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक भी नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। उसने आकर के जो उसी रोटेशन से गोली मारी, फिर भी मेरी बाजू में, पैर में गोली मारी। और जब एक कदम आगे जाने के बाद उसने राइफल सीने की तरफ करी, तब लगा यार अब नहीं बचूंगा। तभी उसने जब गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स रखा था, पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के भी थे। गोली जाकर के सिक्कों पर ही लगी। गोली के धक्के से मुझे खुद आभास हुआ कि यार मैं तो मर गया हूँ। योगेंद्र यादव जानते थे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। उन्होंने अकेले दम पर ऐसा पलटवार किया कि दुश्मन असमंजस में पड़ गया। दूसरा बंदा आया, उसका पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरी AK-47 ऐसे पड़ी हुई थी, उसने उठाई, वापस मुड़ा, 2 कदम जब आगे चला, शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया हो। मुझे एकदम से चेतना आई, ऐसा आभास हुआ कि शायद मैं जिंदा हूँ। और फिर एक अंतरात्मा से आवाज़ आई, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने अपने ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके जो वेपन उठा करके पाकिस्तान का जवान जा रहा था उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। तो कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, हुड के अंदर वो ग्रेनेड जा गिरा और जब तक वो निकाल पाता ग्रेनेड को, ग्रेनेड फट गया। यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और हमारे ऊपर आकर के गिर गया। उस धमाके से जो पाकिस्तान के सैनिक थे उनमें एकदम से खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। बस वही एक मौका था मेरे पास कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ विशेष कर सकता हूँ। तभी मैं उसकी राइफल को ऐसे उठाने की कोशिश किया, ये हाथ तो हिला ही नहीं, इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। इस हाथ से राइफल को उठाया, वहाँ से एकदम से ब्रस्ट फायरिंग किया, इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से। जब 3-4 जगह से फायरिंग किया तो उनको लगा कि हाँ नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। उनका एक मोमेंटम टूट गया और वहाँ से वो भाग खड़े हुए।
पाकिस्तानी वहां से फरार हो गए, पर अब योगेंद्र यादव के शरीर से खून बहता ही जा रहा था। उन्होंने अपने सभी साथियों को उठा उठा कर देखा, पर किसी के शरीर में प्राण नहीं बचे थे। योगेंद्र यादव के शरीर को इतने बारूद ने छलनी किया था कि 16 महीने